Hello everyone, this is your physics educator Raghavan. So today we are going to start with the chapter number 2, that is motion in a straight line. अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें उसे वन डायमेंशन मोशन भी कहा जाता है। सो इसे स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशन मोशन क्यों कहा जाता है? देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रेट लाइन में अगर मैं किसी चीज की बात करूं तो मैं एक पेपर की बात करता हूँ। एक पेपर पे अगर मैं आगे की तरफ जाऊं या पीछे की तरफ जाऊं, करेक्ट, या मैं लेफ्ट या राइट जाऊं या मैं किसी भी एंगल पे जाऊं, तो क्या मेरा जो मोशन है वो एक ही डायमेंशन में घूम रहा है? लेट सपोज मैं ऐसे मोशन की बात करता हूँ, क्या मैं ऊपर जा रहा हूँ या साइड जा रहा हूँ, तो क्या मैं जो मोशन कर रहा हूँ वो एक ही डायमेंशन में है? सीधी सी बात है। इसीलिए अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन भी है, अरे तुम चाहे ऐसे चल लो चाहे ऐसे चल लो, तो बातें हम लोग स्ट्रेट लाइन की ही कर रहे हैं। तो इसीलिए इसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन मोशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर चैप्टर पढ़ रहे हैं किस लिए पढ़ रहे हैं। जितने भी लोग पढ़ रहे हो, मुझे ये नहीं लग रहा मेरे इंटरेस्ट से कोई पढ़ रहा है कि हाँ मुझे बस इंटरेस्ट के लिए पढ़ना है। हो सकते हैं कुछ लोग, बट मेरा अबाउट जीरो ही है। इसे हम लोग पढ़ रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम के लिए, तो हम लोग इसके थोड़े वेटेज की बात कर लेते हैं। देखो, चैप्टर जो वन डायमेंशन है ये काइनेमेटिक्स का पहला चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर। ठीक है, इसमें क्या चाहिए आपको? सबसे जरूरी है आपको कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन वाली बात है, लेकिन क्या इसमें चीजें उतनी टफ नहीं है, बट क्या ये बेसिक लिंक है? हाँ, ये वो चीज है जिसे आप लोग बेस कह सकते हैं। जैसे किसी बिल्डिंग को आपको बनाना है, एक बेस चाहिए, तो ये उसकी नींव है। अगर ये चैप्टर्स आप अच्छे करेंगे तो अगले चैप्टर आपको समझ में आएंगे। और फिजिक्स को एक तरह से टफ करने वाली चीज यही है कि वो हमेशा पीछे वाले चैप्टर से कुछ ना कुछ चीजों को कनेक्ट करके जोड़ता है, जिसको आपको आगे यूज में लेना होता है। तो होता क्या है, हम पढ़ते जाते हैं, हम भूलते जाते हैं। तो फिजिक्स में बहुत कम, मतलब हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंडिविजुअल होते हैं, कि मतलब आपने सिर्फ ये वो एक चैप्टर पढ़ा और आपको चीजें समझ में आ गई। मैक्सिमम चैप्टर किसी ना किसी पुराने चैप्टर से लिंक होते हैं। जैसे आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशन मोशन पढ़ा, तो नेक्स्ट आपका आएगा 2D। तो 2D पूरा वन डायमेंशन के फॉर्मूले या चीजों को यूज करेगा। फिर आप एनएलएम पे जाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां आप एफबीडी बनाना, मतलब काफी चीजें सीखेंगे, वो हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो वो चीजें फिर आगे यूज आती हैं, फ्रिक्शन में यूज आएगी, वर्क फॉर एनर्जी में यूज आएगी। देन आप सर्कुलर में जाएंगे, फिर ये सारे चैप्टर्स एक साथ मिक्स होकर वहां यूज होंगे। फिर आप रोटेशनल पे जाएंगे। तो ऐसे ये जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। मैं ये नहीं बोला 100%, बट आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस यही है कि आप अगर बेसिक से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिजिक्स समझ में नहीं आने वाली है, ये क्लियर कट बात है। ठीक। और होता क्या है कि जब 11th में बच्चा शिफ्ट करता है ना, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, ये मैं चिल लूँ, कोई नहीं, अभी तो 10th की प्रेशर के साथ बोर्ड देके आऊँ। मानता हूँ काफी प्रेशर रहता है बोर्ड्स का लोगों के पास, लेकिन आपकी हो गए 1-2 महीने, आपने मस्ती काट ली। अब आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स को सीरियस होकर पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे नहीं लेते हैं। और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों को, और यदि इन्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं। क्योंकि देखो, जेईई मेंस में इस चैप्टर से अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक तो आ ही जाता है। मीन्स एक तो इसका आना ही आना है, और ये हर साल आता है। मैं एग्जैक्ट इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इससे कनेक्ट होकर क्वेश्चन हैं उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप नीट में देख लो, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये चैप्टर उतना टफ भी नहीं है और काफी कॉन्सेप्चुअल है, कॉमन सेंस, सिंपल। सीयूईटी में ये 2 से 4 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं, 2 से 4%, या यहाँ पे तो 5 से 8%। तो आप काफी कुछ क्लियर कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो मैं उम्मीद करूंगा सॉरी, जितने भी लोग हैं इस चैप्टर को काफी सीरियस लेंगे, थोड़ा रिलैक्स वे में जाएंगे। मैं काफी आराम आराम से आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू ले जाऊंगा। टाइम थोड़ा ज्यादा लगे ठीक है, बट चीजें पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने इसकी बात कर ली वेटेज की। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है या किन चीजों के बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो देखो, जैसे कि चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहले जो हमें चीजें जाननी है वो सबसे पहला तो मोशन है, कि व्हाट इज मोशन। अब मोशन क्या है? मोशन अलग अलग लोगों की अलग अलग इसको डिफाइन करने के तरीके हैं। कुछ इसे कहेंगे कि जब आप एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हो, दैट इज मोशन। अगर आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो,
दैट इज मोशन। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग डेफिनेशन है। मैं इसे ऐसा करता हूं कि मैं इसे फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन और अंडरस्टैंडिंग मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ देता हूं। पहला जो मैं हिस्सा बोलता हूं वो मैं बोलता हूं, एक हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस का, ठीक है, और एक हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब मैं इन चीजों को इन दो हिस्सों में क्यों तोड़ता हूं? देखो, ये ऐसा कुछ नहीं कि ये ऑफिशियल इसे बाइफरगेट या तोड़ने का तरीका है। ये मेरा तरीका है जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाए, क्योंकि हम लोग इसी सीक्वेंस से इन चीजों को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब देखो, बात ये आती है कि सर डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस जैसे हम लोग कॉमन भाषाओं में, अपने जनरल भाषा में यूज करते हैं, कैसे बोलते हैं कि लेट सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे यहां से आजमगढ़ या बनारस बोल लो, वहां से दिल्ली की डिस्टेंस इतनी है, तो हम लोग हमेशा डिस्टेंस की बात करते हैं। क्या वो रास्ते घूमते फिरते जाते रहते हैं? हाँ, जाते रहते हैं। तो ये जो होता है ये एक्चुअल पाथ की बात करता है। किसकी बात करता है? इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ हम लोग कैसे इसे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आगे की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट पाथ। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी समझ में पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये मैं बस आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ कि हाँ, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो जनरली हम लोग कितना बोलते हैं? हमारी स्पीड क्या है, ठीक। लेकिन जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा बात करते हैं वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, तो बात आई स्पीड क्या है। स्पीड क्या होता है? सर, जितना डिस्टेंस हम चले, जितना टाइम लगा, क्या उससे मुझे मेरी स्पीड पता चल जाती है? सपोज करो मैं बोलता हूँ कि मैंने 40 किलोमीटर एक घंटे में चले, तो मैं तुमसे बोलूँ कि अच्छा मेरी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, तुम सिंपली बोलोगे सर 40 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक। तो मतलब तुमने किया क्या? तुमने किया डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, अब सवाल आता है कि सर वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ की बात करता है। आगे हम लोग फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आगे हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस एक इंट्रोडक्शन है। और फिर यहीं से स्पीड को, स्पीड में चेंज की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? एक्सीलरेशन की। और सेम यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी हम लोग बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन। अब देखो, कहानी बहुत ही सिंपल है। तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि यहां जब हम लोग एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो वो आता है स्पीड पर यूनिट टाइम, ठीक। तो तुम्हें एक चीज समझ में आई, सर नीचे जा रहे हो टाइम से डिवाइड करते जा रहे हो और चीजें मिलती जा रही हैं। हाँ, यही होने वाला है, यही होने वाला है। हम डिस्टेंस से स्पीड, स्पीड से एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से स्पीड, स्पीड से डिस्टेंस। सेम कहानी यहाँ होने वाली है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन, यही करने वाला है। अब सवाल ये आता है कि सर एक्सीलरेशन को तो हम लोगों ने जो पढ़ा है, या मैं उम्मीद करता हूं कि नाइन्थ में तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो नाइन्थ में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम हमें एक्सीलरेशन देती है। क्या ये सही है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम मुझे एक्सीलरेशन देती है। क्या हम सब ने यही चीजें पढ़ी हैं? बिल्कुल सर। तो इसमें क्या कोई दिक्कत है? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन पढ़ी है, पर यहां मैं स्पीड की बात कर रहा हूं। देखो, जो एक्चुअल डेफिनेशन है एक्सीलरेशन की, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बट जब हम स्पीड की बात करते हैं तो क्या स्पीड में डायरेक्शन है? स्पीड में डायरेक्शन है? क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्टेंस की एक कैजुअल बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग स्पीड के रिस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन की बात करते हैं। बट जब हम एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं, या मतलब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाते हैं, उसमें हम लोग डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड भी हम कंसिडर करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सर्कुलर में हम गोल गोल घूमते रहते हैं, उसमें अगर मेरी स्पीड नहीं चेंज हो रही फिर भी एक एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो जो यहां हम लोग एक्सीलरेशन की बात करते हैं वो सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड का चेंज होता है। और जो हम लोग यहां एक्सीलरेशन की बात करते हैं वो होता है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ये देखो छोटी छोटी चीजें, इनको हम काफी डिटेल्स में जाने वाले हैं, वही मैं बोल रहा हूँ। मैं बस एक बेसिक वो दे रहा हूं। अब इसके बाद क्या आता है?
इसके बाद आपके आते हैं कुछ हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। फिर हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से इन फुल डिटेल, जिससे आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको आसानी हो। तो इसमें अलग अलग तरह के ग्राफ आते हैं, एक्सटी ग्राफ आते हैं, वीटी ग्राफ आते हैं, देन एटी ग्राफ आते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम काफी सारे ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो होता क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, चाहे हम स्पीड की बात करें, चाहे हम लोग वेलोसिटी की बात करें, इसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका इंस्टेंटेनियस, और एक आपका आता है एवरेज। सेम वेलोसिटी का भी सीन है, यहां भी एक आता है आपका इंस्टेंटेनियस और एक आता है आपका एवरेज। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस को मैं ऐसे ही लिखता हूँ और एवरेज को एवीजी, एवीजी। तो देखो होता क्या है, स्पीड इंस्टेंटेनियस और एवरेज में मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैंने बाइक स्टार्ट की अपने घर से, मुझे लेट सपोज मार्केट जाना है जो कि 10 किलोमीटर है। अच्छा, क्या मैं स्पीड, मान लो घर से निकला, मेरा रास्ता बहुत अच्छा है, तो मैं समझ लो 100 किलोमीटर पे जा रहा हूँ, सेफ नहीं है बट मैं बोल रहा हूँ कि 100 किलोमीटर पे जा रहा हूँ। आगे मुझे दिखा रोड खराब है, तो क्या मैंने स्पीड को 30 कर दिया। फिर रोड अच्छा दिखा, मैंने स्पीड बढ़ा दी। तो थ्रू आउट दिस जर्नी मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने ये थ्रू आउट ये जो जर्नी थी, इसमें मैंने स्पीड को, लेट सपोज मैं बोलता हूँ मेरा होम था और ये आपका मार्केट, यहां से यहां मैं 100 पे चला, यहां मैं 30 पे गया, फिर मैं यहां से 80 पे चला, फिर मैं यहाँ पे लेट सपोज मार्केट में भीड़ मिल गई तो मैं 20 पे चला, ठीक है। ये टोटल जर्नी में मुझे लगे 1 घंटे। एक एग्जाम्पल है, डाटा प्रूवन बात नहीं कर रहा हूँ। तो सपोज करो 1 घंटे मुझे इस पूरी जर्नी में लगे, और लेट सपोज उसका किलोमीटर, मैं कुछ भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट सपोज मैं बोल दिया 50 किलोमीटर था। तो अगर मैं बेसिक किसी सेंस में बात करूँ तो मैं लोगों से क्या बोलूंगा कि देखो मैंने 50 किलोमीटर बाइक ड्राइव की, मुझे 1 घंटे का टाइम लगा। तो तुम सिंपली मेरी तरफ देखोगे, बोलोगे हाँ सर ठीक है, तो मतलब आपने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ड्राइव किया। लेकिन क्या मैंने पूरे टाइम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ड्राइव किया? नहीं। क्या जहाँ रोड अच्छी थी मैं 100 चला? तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर तुम मेरे लिए बात कर रहे हो, जो तुम बोल रहे हो कि सर 50 किलोमीटर पर आवर आप चले, ये क्या था मेरा? ये मेरा एवरेज था कि अच्छा आप कितने टाइम में पहुंच गए। मैंने उसको सिंपल किया, जितनी डिस्टेंस आपने चली मैंने डिवाइडेड बाई टाइम किया। लेकिन क्या अगर मैं इंस्टेंट की बात करूं, तो क्या इस इंस्टेंट में मैं 100 था, यहां मैं 30 था, यहां मैं 80 था, यहां मैं 20 था? थोड़ा समझ में थोड़ा तो आया होगा, बेसिक बता रहा हूं मैं। तो ऐसे ही चीजों को हम लोग पढ़ने वाले, सेम केस वेलोसिटी में होता है, सेम हमें एक्सीलरेशन में देखने को मिलता है। दो टाइप के होते हैं, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है, एक जो वेरिएबल होता है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। जनरली वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन को लेके ही हम लोग यूज करते हैं। तो ये सारी कहानी रहने वाली है। अब देखो यहां से जो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, वो हम समझेंगे रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ठीक है। अब ये समझना क्यों जरूरी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये समझना इसलिए जरूरी है कि आपको समझ में आए कि किसी चीज को मैं कहां से देख रहा हूं, वो बहुत जरूरी है, वही रेफरेंस फ्रेम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म करता हूँ, बाकी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैं अपने छत के नीचे खड़ा हूं और सपोज करो कोई छत से जंप करता है, तो मेरे लिए वो क्या दिख रहा है मुझे, कि वो मेरी तरफ आ रहा है। बट सपोज करो एक आदमी छत पे खड़ा है, उसके लिए वो क्या दिख रहा है, वो आदमी नीचे जा रहा है। अच्छा, क्या उस आदमी के मोशन पे मेरे या उसके देखने से कुछ फर्क पड़ा? नहीं, वो वही मोशन कर रहा है। लेकिन क्या मेरे और उसके देखने के अंदाजे में गलत है? वो क्या बोलेगा, वो मेरे से दूर जा रहा है। मैं क्या बोलूंगा, वो मेरे पास आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये होता है रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम को हम लोग अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहे तो मैं क्या बोलता हूं कि कहां से आप देख रहे हैं, देखने का नजरिया। आई बात समझ में? तो इसमें हम लोग बातें करेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट डाइव इन करेंगे चैप्टर्स में। तो थैंक यू एवरीवन।